आते हैं जी एग्जीक्यूशन फेज पे। मैंने इसकी डेफिनेशन पहले भी बताई हुई है कि दिस इज़ अ फेज, यानी इनिशिएशन फेज वो होता है जहाँ तक कैस्पेस एक्टिवेट हुआ, ठीक है। और वो होता है दो पाथवे के ज़रिए, ईदर बाय द इंट्रिंसिक पाथवे और द एक्सट्रिंसिक पाथवे। वो एक्टिवेट हो गया कैस्पेस। अब आगे जो कैस्पेस को करना है, यानी वो एक्टिवेट हो गया एंजाइम, फिर आगे वो फर्दर जो डिग्रेडेशन करेगा, वो उसकी जो डिग्रेडेशन है सेल्यूलर कंपोनेंट की, वो एग्जीक्यूशन फेज में आती है। तो मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूं कि दो इनिशिएटिंग पाथवेज, जिसमें से एक था इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे, और एक था एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक और जो एक्सट्रिंसिक पाथवेज हैं, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस को। यहाँ कहें कि ये दोनों एक्टिवेट करते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस को। अब इनिशिएटर कैस्पेसेस, ये मैंने पहले भी बताया कि ये होते हैं, यानी इंट्रिंसिक पाथवे में देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ द caspase 9, and in the extrinsic pathway there is the activation of the caspase 8, and in case of the humans caspase 10. अब इसका मतलब caspase 9, caspase 8 and the caspase 10, these are the initiator caspases because these are activated by the initiation phase, and that initiation phase contain the intrinsic and एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। इनिशिएशन फेज के जरिए ये दो पाथवे थे, इन दो पाथवेज ने एक्टिवेट किया इनिशिएटर कैस्पेसेस को। अब ये इनिशिएटर कैस्पेसेस फर्दर क्लीवेज करेंगे, और फर्दर क्लीवेज करके दे विल रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ द एक्सिक्यूशनर कैस्पेसेस। व्हाई वी कॉल देम द एक्सिक्यूशनर कैस्पेसेस? बिकॉज दे गेट इन्वॉल्व इन द एक्सिक्यूशन फेज। और एक्सिक्यूशनर कैस्पेसेस कौन से होते हैं? कैस्पेस 3 एंड दी कैस्पेस 6। अब ये जो कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 6 होंगे, दे विल फर्दर काजेस द प्रोटियोलाइसिस ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये प्रोटियोलाइसिस करवाएंगे सेल्यूलर कंपोनेंट्स की। वो किस तरह करवाएंगे प्रोटियोलाइसिस? कि ये क्या करते हैं, दीज एक्सिक्यूशनर कैस्पेसेस, व्हाट दे डू, they inhibit, or we can say they inactivate the inhibitors of the DNase enzyme. अब जैसे ही जो इनहिबिटर होंगे उनको इनएक्टिवेट कर दिया, इट मीन्स देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ डीएनएस। एक्टिवेट किया इन्होंने डीएनएस को। अब जैसे ही डीएनएस एक्टिवेट हो गया तो इट विल डैमेज द डीएनए, ठीक है। ना सिर्फ ये डीएनए को डैमेज करते हैं, पर ये मोस्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स को डैमेज करते हैं विद इन द सेल। ये अल्टर करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को। उसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी ये डिसफिगरिंग काज करते हैं, यहाँ कहें कि जो है उनकी डिग्रेडेशन करवाते हैं। तो फाइनली ये होता है कि जो एक्सिक्यूशनर कैस्पेसेस हैं, ये executioner caspases, these executioner caspases will causes the activation of the endonucleases, ताकि वो फर्दर न्यूक्लियर जो मैट्रिक्स है उसकी डिग्रेडेशन काज करें। एंड आल्सो दे काजेस द ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी उसके स्ट्रक्चर को भी ब्रेक डाउन, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगी, देयर विल बी द न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। अब जैसे ही न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हुई ड्यू टू द एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन के साथ साइटोप्लाज्मिक ब्लैबिंग होगी, ठीक है। इस तरह से साइटोप्लाज्मिक ब्लैबिंग होगी। जैसे ही साइटोप्लाज्मिक ब्लैबिंग हुई तो ये ब्लैब्स जो हैं ये सेपरेट होके एपोप्टिक
बॉडीज़ बना देंगे। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन फेज की मैं बात कर रही हूँ। अब जैसे ही ये एपोप्टिक बॉडीज़ बन गई, these apoptic bodies they contain certain receptors, इनके पास कुछ receptors होते हैं। these receptors they give the signal, ये receptors signal देते हैं, eat me signal देते हैं to the macrophages। ठीक है, ये macrophage है, this is a macrophage। अब जैसे ही एपोप्टिक बॉडीज के ये जो रिसेप्टर्स हैं ये ईट मी सिग्नल देंगे तो मैक्रोफेज विदाउट टेकिंग टाइम जल्दी से ही इन एपोप्टिक बॉडीज को क्या कर देगा, फेगोसिटाइज कर देगा। क्यों जल्दी से फेगोसिटाइज करता है? ताकि कोई भी जो सेल्यूलर कंटेंट है वो लीक ना हो और कोई भी इन्फ्लेमेशन ना हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन फेज।